Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of economics. The topics that we would be covering in this lecture are revealed preference theory, 3 axioms of revealed preference hypothesis, explanation of the theory, merits and demerits of the theory. So moving on to our very first slide. So first of all we'll discuss कि जो हमने पुरानी theories पढ़ी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जो 2 अप्रोचेस हमने पढ़ी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या कमी थी. तो देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो डिराइव किया गया यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू, उसमें प्रॉब्लम ये थी कार्डिनल अप्रोच में कि यूटिलिटी को जो है न्यूमेरिकली मेजरेबल माना गया, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. जो हमने ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव किया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किया, वो बहुत सारे अजम्पशंस पर बेस्ड है और दोनों ही अप्रोचेस में कंज्यूमर के मार्केट बिहेवियर को एनालाइज नहीं किया गया, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया गया. इसी वजह से प्रोफेसर सैमुअलसन ने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी 1938 में बनाई. सो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में उनका कहना यह है कि अगर इनकम और प्राइस को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो आप कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस का पता लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को मार्केट में ऑब्जर्व करके. वो कह रहे हैं इतने सारे प्रोसीजर्स या यूटिलिटी को मेजर करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का बिहेवियर अगर मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कंज्यूमर की चॉइसेस का, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस का पता चल जाएगा. और ये थ्योरी इसीलिए सुपीरियर है पहले वाली दोनों अप्रोचेस से, क्योंकि इसमें जो है कंज्यूमर का एक्चुअल बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया. सबसे पहले अजम्पशंस देखते हैं, बहुत कम अजम्पशंस पर बेस्ड है ये. सबसे पहला कि कंज्यूमर सिर्फ 2 गुड्स यूज़ कर रहा है, एक्स एंड वाई, इनकम और प्राइस फिक्स्ड है. अजम्पशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है मोर इज प्रेफर्ड टू लेस, कि कंज्यूमर को जितने ज़्यादा गुड्स मिले उतना अच्छा मानता है, वो उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन होता है, एंड अ कंज्यूमर ट्राइज टू गेट मोर एंड मोर ऑफ गुड्स. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेंगे हमारे एनालिसिस पीरियड के दौरान. ऑब्जर्व फैक्ट्स पर बेस्ड है ये थ्योरी, और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का ये प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है कि हाँ, कंज्यूमर रैंक कर सकता है तभी वो चूज कर सकता है. कंज्यूमर रैंक कर सकता है मतलब बता सकता है उसे क्या प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है, क्या कम पसंद है, किसकी वो ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहेगा, किसकी कम क्वांटिटी लेना चाहेगा. तभी वो फाइनली चूज कर पाएगा कि उसको क्या लेना है और क्या नहीं. एंड सिर्फ और सिर्फ एक इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब जो है अजम्पशंस के अलावा इस थ्योरी में 3 एक्सियम्स भी हैं. एक्सियम्स क्या होता है पहले तो ये समझो. एक्सियम्स होते हैं सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, वो ट्रुथ, वो सच्चाई जो खुद से स्वयं सिद्ध होती है. सेल्फ एविडेंट शब्द का ही मतलब होता है स्वयं सिद्ध. सो ये जो है एक्सेप्टेबल ट्रुथ होते हैं. ये एक्सेप्टेबल ट्रुथ क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पीछे लॉजिक होता है. सो एनीथिंग विच इज सपोर्टेड बाय लॉजिक इज एक्सेप्टेबल ट्रुथ, उसी को हम एक्सियम बोलते हैं. तो 3 एक्सियम दिए गए हैं इस थ्योरी में, वीक एक्सियम, स्ट्रॉन्ग एक्सियम और जनरलाइज्ड एक्सियम. सो वीक एक्सियम जो है दैट इज नथिंग बट द एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. कंसिस्टेंसी का एक्सियम ये बोलता है कि कंज्यूमर को अगर ए प्रोडक्ट बी से ज़्यादा पसंद है, लेट्स से इस मंथ में, तो अगले महीने में भी उसको ए प्रोडक्ट बी से ज़्यादा पसंद होगा. मतलब उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो कांस्टेंट रहेंगी. अगर उसको ए प्रोडक्ट बी से ज़्यादा पसंद है तो इस महीने ये हुआ तो अगले मंथ भी यही होगा, उसके बाद भी यही होगा. सो कंज्यूमर की जो चॉइसेस है, जो प्रेफरेंसेस है, वो कांस्टेंट रहने वाली हैं तब तक जब तक कि उसको दूसरे प्रोडक्ट से या दूसरी चॉइसेस से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिले. ठीक है, लेट्स से कोई और प्रोडक्ट है, नॉट जस्ट ए एंड बी, कोई और प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है या उसको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है. उस केस में कंज्यूमर अपनी पुरानी चॉइस को छोड़ के नए प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो सकता है. सो कंसिस्टेंसी का अजम्पशन या कह लीजिए कंसिस्टेंसी का एक्सियम जो है वो ये कहता है कि किसी एक पीरियड में अगर कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट दूसरे से ज़्यादा पसंद है तो नेक्स्ट पीरियड में भी वही चीज़ अप्लाई होगी. लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कंज्यूमर हमेशा उसी प्रोडक्ट पे टिका रहेगा. अगर मार्केट में कोई और प्रोडक्ट है जो उसके चाहिए था लेकिन पहले वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अब वो प्रोडक्ट लेट्स से उसके लिए अफोर्डेबल हो गया क्योंकि लेट्स से कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई या फिर वो प्रोडक्ट सस्ता हो गया, ठीक है, या बेटर क्वालिटी प्रोवाइड हो रही है किसी और प्रोडक्ट के थ्रू, तो ऐसे केसेस में जो है कंज्यूमर शिफ्ट भी कर सकता है. बट वो शिफ्ट तभी करेगा अपनी प्रेफरेंस जब उसको कुछ और बेनिफिट मिल रहा हो दूसरे प्रोडक्ट से. फिर है स्ट्रॉन्ग एक्सियम. सो स्ट्रॉन्ग एक्सियम इज नथिंग बट द एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं.
ट्रांजिटिविटी का अजम्पशन ये कहता है कि कंज्यूमर को अगर ए प्रोडक्ट बी से ज़्यादा पसंद है और बी प्रोडक्ट सी से ज़्यादा पसंद है तो उसको इसका मतलब है कि ए प्रोडक्ट सी से ज़्यादा पसंद होगा। ये जो है इनडायरेक्ट चॉइस है, ठीक है। कंज्यूमर को ए प्रोडक्ट बी से ज़्यादा पसंद है, ये डायरेक्ट चॉइस हुई, ये डायरेक्ट प्रेफरेंस हुई। बी वाला सी से ज़्यादा पसंद है, ये डायरेक्ट चॉइस हुई, डायरेक्ट प्रेफरेंस हुई। लेकिन ए बी से ज़्यादा पसंद है और बी सी से ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ए प्रोडक्ट उसे सी से ज़्यादा पसंद होगा। ये कहलाती हैं इनडायरेक्ट चॉइसेस या इनडायरेक्ट प्रेफरेंसेस। एंड द लास्ट वन इज द जनरलाइज्ड एक्सियम। जनरलाइज्ड एक्सियम क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो जिसमें कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज्ड हो। एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। देयर इज़ नो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ दैट प्रोवाइड्स मैक्सिमम यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी से कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि जब कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन को चूज कर लेता है तो हमें उसकी प्रेफरेंस समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन उसको दूसरी कॉम्बिनेशन से ज़्यादा पसंद है। तो कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हो तो सकते हैं जहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रहा हो, ठीक है, जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा था। लेकिन ये वाली अप्रोच स्पेशली ये कहती है कि कंज्यूमर जब उसमें से एक पॉइंट को चूज कर लेता है तो कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करके हमें उसकी प्रेफरेंस का पता चल जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अब देखिए ये थ्योरी एग्जैक्टली क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना है इसको। सबसे पहली चीज़ तो यूटिलिटी को क्वांटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। जैसा कि हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा था, उसमें हमने अजम्पशन लिया था कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी ये जो कंसेप्ट है ये जेरेमी बेंथम द्वारा दिया गया है और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके फिर अल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव किया था, जिसको हम मार्शेलियन एनालिसिस या कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था इस थ्योरी का वो यही था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी न्यूमेरिकली मेजरेबल, प्रैक्टिकली आप मेजर नहीं कर सकते हो। इसी वजह से प्रोफेसर सैमुअल्सन ने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी निकाली, जिसमें उन्होंने ये बोला कि कंज्यूमर का बिहेवियर यूटिलिटी पर बेस्ड नहीं होता। कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो हमें एग्जैक्टली तब पता चलेगा जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। और ये थ्योरी कंपैरेटिवली लेस अजम्पशंस पर बेस्ड है। क्यों लेस अजम्पशंस पर बेस्ड है? क्योंकि जब आप कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली चीज़ों का पता चल रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस थ्योरी सुपीरियर, कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर देखिए रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इस नोशन पे काम करती है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या हैं, वो रैशनल हैं। अच्छा, कंज्यूमर्स रैशनल हैं तो उनका जो बिहेवियर होगा मार्केट में वो भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजिंग वाला होगा। वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी चॉइसेस करेंगे। जब हम उन चॉइसेस को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस का अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बजट या प्राइस चेंज होता है, मतलब प्राइस या इनकम में से कोई भी चीज़ चेंज होती है, तो हम ये भी मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी चेंज हो सकती है। लेट्स से कंज्यूमर कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहता था बट वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं था, कल को कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी या उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो वो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाएगा। सो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है वो विद टाइम चेंज भी हो सकती हैं। इस चीज़ को भी माना गया है इस थ्योरी में। अब मैं आपको जो हूँ ये एक बजट लाइन दे रखी है, इसके थ्रू थ्योरी को एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये एक बजट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से वी हैव गुड y और यहाँ पर वी हैव द क्वांटिटी ऑफ गुड x, ठीक है। अब जो है लेट्स से दो प्रोडक्ट है हमारे पास x और y, तो x1 इनका कॉम्बिनेशन है x1 एंड y1, ठीक है। अगर जो है ये बोला जाता है, इसको भी, इस ग्राफ को भी समझने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये बोला गया कि कंज्यूमर प्रेफर्स प्रोडक्ट ए ओवर प्रोडक्ट बी, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? कंज्यूमर की प्रेफरेंस देखने को मिली। कंज्यूमर प्रेफर्स प्रोडक्ट ए ओवर प्रोडक्ट बी, यानी कि कंज्यूमर को ए प्रोडक्ट बी के ऊपर पसंद है या उसने उसको खरीदा है, तो ये तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंस और रिवील्ड प्रेफरेंस शब्द में भी क्या कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है।
कंज्यूमर ने ए प्रोडक्ट परचेज किया, बी नहीं परचेज किया, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला रीजन कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट ए पसंद है इसलिए। सेकेंड रीजन कैन बी कि क्या पता बी प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल नहीं हो, कंज्यूमर के पास उतने पैसे ही नहीं हो, इसीलिए उसने मजबूरी में ए खरीदा है। तो दोनों केस पॉसिबल हैं। तो प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर ने ए प्रोडक्ट को चूज किया है, लेकिन क्यों चूज किया है उसके दो कारण हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि या तो उसको ए प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है बी से, और या फिर बी वाला अफोर्डेबल ही नहीं है उसके लिए। जब हम बोलते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस शब्द तो इसका मतलब अलग हो जाता है। कैसे? अब अगर आपको इसके साथ साथ मार्केट से ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाए कि ए और बी दोनों प्रोडक्ट का प्राइस सेम है, दोनों प्रोडक्ट का प्राइस सेम है, फिर भी कंज्यूमर ने ए प्रोडक्ट खरीदा है, अब हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर ने ए प्रोडक्ट इसीलिए खरीदा होगा क्योंकि उसको ए प्रोडक्ट पसंद है। क्योंकि जब ए और बी दोनों का प्राइस सेम है तो कंज्यूमर अगर चाहता तो बी वाला भी उसके लिए अफोर्डेबल था, वो बी वाला प्रोडक्ट भी खरीद सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने ए वाला ही खरीदा है, प्राइस सेम होने के बावजूद। इसका मतलब ए प्रोडक्ट उसे बी से ज्यादा पसंद है। ये होगा रिवील्ड प्रेफरेंस। सो रिवील्ड प्रेफरेंस हमें एग्जैक्ट कारण बताता है। रिवील्ड प्रेफरेंस हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट इसलिए खरीदा गया है क्योंकि वो कंज्यूमर को ज़्यादा पसंद है। जबकि अगर हम सिर्फ प्रेफरेंस शब्द बोलते हैं तो हमें इतना पता है कि कंज्यूमर ने ए प्रोडक्ट खरीदा है, बट उसके पीछे के कारण दो हो सकते हैं कि या तो उसको वो प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद था या फिर दूसरा प्रोडक्ट उसके लिए अफोर्डेबल नहीं था। बट अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि दोनों प्रोडक्ट का प्राइस सेम है और फिर भी ए प्रोडक्ट खरीदा है, इसका मतलब हमें कंज्यूमर की एग्जैक्ट प्रेफरेंस रिवील हो गई हमारे सामने, तो उसको हम बोलेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस। कंज्यूमर ने ए प्रोडक्ट इसीलिए खरीदा क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट बी से ज़्यादा पसंद था। तो अब देखिए आप यहाँ पर ये बजट लाइन है, ठीक है। बजट लाइन के अंदर के जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल है, और बाहर के जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो अनअफोर्डेबल है। भाई बजट लाइन तो कंस्ट्रेंट है, सो बाहर वाले अनअफोर्डेबल है, वहां तक कंज्यूमर जा नहीं सकता। अब कंज्यूमर के पास चॉइस क्या है, या तो अंदर के कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट आर, इस पे जितना एक्स और वाई आ रहा हो ले लो, या फिर पॉइंट क्यू, इस पे जितना एक्स और वाई की क्वांटिटी आ रही हो वो परचेज कर लो, या फिर इस बजट लाइन पे किसी भी पॉइंट के कॉम्बिनेशन को वो परचेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर के पॉइंट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर उन पॉइंट्स पे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को परचेज नहीं करना चाहेगा। क्यों? अजम्पशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, भाई ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम क्वांटिटी तो परचेज करना नहीं चाहेगा। अब आती है फिर ये बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन पे ही कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हमारे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगी, हमारा कंज्यूमर बजट लाइन के ही किसी पॉइंट को चूज करेगा, ठीक है। अब जो है बजट लाइन पे लेट्स से उसने पॉइंट चूज किया E1, E1 ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर X1 क्वांटिटी आ रही है गुड X की और Y1 क्वांटिटी आ रही है गुड Y की, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पे X1 और Y1 क्वांटिटी जो है वो परचेज करी जा रही है। तो हमें जो है कंज्यूमर का बिहेवियर देख के समझ में आ जाएगा मार्केट में कि उसने X1 और Y1 क्वांटिटी खरीदी है, इसका मतलब ये उसकी प्रेफरेंस है, ये उसकी चॉइस है। बट नाउ द क्वेश्चन इज ये उसकी चॉइस क्यों है? ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, ये उसकी चॉइस क्यों नहीं है? अब देखो इस पूरी बजट लाइन पे सेम इनकम स्पेंड हो रही है। बजट लाइन में हम कोई भी कॉम्बिनेशन अगर चूज करते हैं तो उस पर हमारी टोटल मनी इनकम खर्च हो रही होती है, यानी कि बजट लाइन के ऊपर जितनी भी कॉम्बिनेशन है वो सारी क्या है, वो सारी अफोर्डेबल है। तो ए पॉइंट भी अफोर्डेबल है, उतनी ही इनकम खर्च हो रही है, उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, बी पॉइंट भी अफोर्डेबल है और E1 पॉइंट भी अफोर्डेबल है। तो ये जानने के बाद कि ये सारे पॉइंट्स अफोर्डेबल है और फिर भी कंज्यूमर ने E1 पॉइंट ही चुना है, ये शो करता है कि E1 पॉइंट जो है वो कंज्यूमर की रिवील्ड प्रेफरेंस है। कंज्यूमर चाहता तो वो पॉइंट ए वाला कॉम्बिनेशन भी खरीद सकता था, पॉइंट बी वाला कॉम्बिनेशन एक्स और वाई गुड का भी खरीद सकता था, फिर भी उसने E1 खरीदा है। सो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि मनी इनकम यहाँ पर सब पॉइंट्स पे सेम ही खर्च हो रही है बजट लाइन पे। सो इसका मतलब उसको E1 पॉइंट के जो कॉम्बिनेशन है X1 और Y1 क्वांटिटी का वो ज़्यादा पसंद है, वो उसके लिए सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन है, तभी उसने उसको परचेज किया है। अब यहाँ पर हमको खाली बजट लाइन से इक्विलिब्रियम मिल गया, इंडिफरेंस कर्व की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो यानी कि ये थ्योरी कंज्यूमर के प्रैक्टिकल मार्केट बिहेवियर पर बेस्ड है, लेस अजम्पशंस पर बेस्ड है, प्रॉपर प्रोसेस या मेथडोलॉजी इसमें फॉलो नहीं करी जाती है, इसमें बस कंज्यूमर का मार्केट बिहेवियर ऑब्जर्व करके इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला जाता है। So moving on to next slide we have
अगेन द प्राइस लाइन, ये प्राइस लाइन है, वही बजट लाइन कह लो, प्राइस लाइन कह लो, एक ही बात है। अब देखो इसमें जो है पोर्शंस को क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये अफोर्डेबल होता है कंज्यूमर के लिए, ठीक है, और ये जो बजट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो भी अफोर्डेबल होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। ये जो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल पोर्शन है, दिस वन, ये कहलाता है कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल। और इसी को हम इंफीरियर जोन भी बोलते हैं। इंफीरियर जोन क्यों? क्योंकि बजट लाइन के किसी भी पॉइंट पे कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी आ सकेगी प्रोडक्ट्स की, इसीलिए ये इंफीरियर जोन है। बट कंज्यूमर चूज इसमें से भी कर सकता है, इसीलिए इसको कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसके बाहर के जो पॉइंट्स हैं वो प्रिफर्ड जोन है, बट वो अनअफोर्डेबल है, कंज्यूमर वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, बियॉन्ड बजट लाइन है। और इग्नोरेंस जोन कौन सी होती है? ये जो इंफीरियर जोन है और ये जो प्रिफर्ड जोन है, इसके बीच का ये जो गैप है, दिस पोर्शन, ये जो है इग्नोरेंस जोन कहलाती है। क्योंकि कंज्यूमर या तो जहां वो पहुंचना चाहता है सुपीरियर कॉम्बिनेशन पे उसके बारे में सोचता है, या फिर जो उसके पास पॉसिबल ऑप्शन है उसके बारे में सोचता है, तो ये बीच वाली इग्नोरेंस जोन है। तो ये तो है कि कैसे हम नेम करते हैं ग्राफ को इसमें, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में या हाइपोथेसिस में। और जो बेसिक हाइपोथेसिस है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का, वो बस इतना कहता है, चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। कंज्यूमर ने चूज कर लिया एक बार कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन परचेज करना है, उससे हमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस समझ में आ जाएगी। हमें समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कहां पर मैक्सिमाइज हो रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। So at last, what are the merits or demerits of this theory? So merits क्या है? ज़्यादा रियलिस्टिक, साइंटिफिक और कंसिस्टेंट अप्रोच है। क्यों ज़्यादा रियलिस्टिक और साइंटिफिक है? क्योंकि कंज्यूमर के मार्केट बिहेवियर पर बेस्ड है, ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स पर बेस्ड है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा साइंटिफिक है और कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट विद व्हाट? कंसिस्टेंट विद एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। इससे हम कंज्यूमर का एक्चुअल बिहेवियर समझ सकते हैं और कम अजम्पशंस पर बेस्ड है, कोई हमने खास अजम्पशंस नहीं लिए थे इसमें। डीमेरिट्स क्या है? रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। हालांकि जनरलाइज्ड एक्सियम में हमने ये माना था कि एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज्ड हो, लेकिन फिर भी कंज्यूमर जब एक पॉइंट को चूज कर लेता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चूज कर लेता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। प्लस इंडिफरेंस कर्व बनाए बिना ही देखो, खाली बजट लाइन से भी हमें जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस का पता चल गया। सेग्रीगेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये चीज़ जो है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली जो प्राइस इफेक्ट होता है कि प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ रही है या फिर प्राइस के ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो रही है, ठीक है, इस प्राइस इफेक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में। बट ऐसा करने के लिए हम, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में करके दिखाऊंगी, बट ऐसा करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है इंडिफरेंस कर्व। बिना इंडिफरेंस कर्व के सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, और ये तो है इंडिफरेंस कर्व को इन्होंने लिया ही नहीं है, ठीक है। सो इसी वजह से आप जो है इन दोनों इफेक्ट्स को सेपरेट करके नहीं देख सकते रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में। सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड के साथ डील करता है। भाई एक टाइम पे एक कंज्यूमर का ही तो बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे, तभी तो उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में बता पाओगे। अगर जो है टोटली मार्केट में कितनी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेज हो रही है वो आप देखते हो, तो आप एक एक कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल या एक एक कंज्यूमर की चॉइस और प्रेफरेंस के बारे में नहीं बता पाओगे। तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिमांड के साथ ही डील करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंज्यूमर के बारे में बता सकती है जिनका मार्केट बिहेवियर करंट मार्केट कंडीशंस द्वारा गवर्नड है। मतलब कोई एक कंज्यूमर है, वो करेंटली मार्केट में प्रोडक्ट्स परचेज करता है, उसकी चॉइस और प्रेफरेंस तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन लेट्स से फैमिली में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों में से एक पर्सन ये या 2 पर्सन ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं शॉपिंग के लिए, बाकी सारे घर पे बैठे रहते हैं, उनकी चॉइस और उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में आप कैसे बताएंगे? सो ये प्रॉब्लम है। बट स्टिल इसके मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये थ्योरी हमारी कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच दोनों से कहीं ना कहीं अपर हैंड है, इसका दोनों से कहीं ना कहीं सुपीरियर मानी गई है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये थ्योरी एक्चुअल मार्केट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, इसी वजह से इस थ्योरी को थोड़ा बेटर मानते हैं। बाकी ये काफ़ी छोटी सी थ्योरी थी, इतनी ही है ये।
तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में वो लगभग हर जगह पढ़ाया जाता है, बट कई बार मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके भी इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है। सो दैट इज समथिंग जो हर जगह नहीं पढ़ाया जाता है, बट थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी समझाना चाहूँगी। सो बिफोर मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ द स्लोप्स एक बार मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और बताऊंगी। पहले सबसे पहला है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस। हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप कॉन्वेक्स क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस। कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस का मतलब ये है जैसे जैसे एक कंज्यूमर एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाता जाता है वो गुड उसके लिए लेस डिज़ायरेबल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उस गुड की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, और जो दूसरा गुड होता है वो उसके लिए ज़्यादा डिज़ायरेबल हो जाता है। इसी वजह से हमारा कर्व जो है वो कॉन्वेक्स बनता है। नेक्स्ट थिंग, कंज्यूमर जो है जिसकी कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस होंगी, ऐसे कंज्यूमर को हमेशा मिक्सचर या वैरायटी ऑफ गुड्स पसंद होंगे। उसको कभी भी सारा पैसा एक गुड पे लगा के, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और ये वैसे भी नॉर्मली भी आप देखो तो कंज्यूमर्स की आदत होती है, हम सबको जो है वैरायटी ऑफ गुड्स पसंद होते हैं। सो हम लोग अपना सारा पैसा कभी भी एक ही प्रोडक्ट या कमोडिटी पे खर्च करके अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है ये कभी भी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि अगर ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब उस टाइम पे एक ही गुड का कंजम्पशन हो रहा है, और एक ही गुड का कंजम्पशन करने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमेशा कहाँ मिलेगा? बीच वाले पॉइंट्स पे मिलेगा। तो याद रखना, अगर हम कभी भी इंडिफरेंस कर्व को ऐसे आगे बढ़ाते भी हैं तो भी ये कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करता हुआ नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर सॉल्यूशंस हैं, इनसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसी भी कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ गुड्स कंज्यूम करके, मिक्सचर ऑफ गुड्स कंज्यूम करके मिलेगा। इसीलिए बीच वाले पॉइंट्स पे हमेशा कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो एंड पॉइंट से ज़्यादा होगा, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी मिड पॉइंट्स पे। फिर देखिए नेक्स्ट चीज़, ये कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व फ्लैट होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा कर्व जो है वो फ्लैट हो रहा है। क्यों फ्लैट हो रहा है? ऊपर की ओर स्टीपनेस ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे हमारा कर्व जो है वो ज़्यादा फ्लैट होता जाता है। ये भी कारण है इसके कॉन्वेक्स होने का। बट ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं गुड एक्स की क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, और गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को गुड वाई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो पहले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहा था, बट जैसे जैसे उसके पास गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे अब उसको गुड वाई भी डिज़ायरेबल है, इसीलिए वो गुड वाई की कम से कम क्वांटिटी जो है सैक्रिफाइस करना चाहेगा। इसी वजह से ऊपर की ओर कर्व ज़्यादा स्टीप है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं इनिशियली तो सैक्रिफाइस ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं सैक्रिफाइस कम होता चला जाता है। देखिए इसी वजह से नीचे की ओर कर्व फ्लैटर है और ऊपर की ओर वो ज़्यादा स्टीप है। अनदर थिंग, इस पॉइंट पे जहाँ पर हमारा कर्व जो है ज़्यादा स्टीप है, यहाँ पर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हाई होगा। क्यों? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इन पॉइंट्स पे कंज्यूमर के पास जो गुड एक्स है उसकी बहुत कम क्वांटिटी है, तो उसके लिए गुड एक्स बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, तो वो वाई को अच्छा खासा सैक्रिफाइस करने को तैयार है। लेकिन जैसे जैसे गुड एक्स की क्वांटिटी उसके पास बढ़ती चली जाएगी वो गुड वाई को कम से कम सैक्रिफाइस करना चाहेगा। सो इसी वजह से ऊपर से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जो है कर्व ज़्यादा स्टीप होता है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वहाँ पर सबसे हाई होता है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ये जो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिक्लाइन करता जाता है। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप के बारे में आपको याद होगा कि स्लोप जो है वो डिमिनिशिंग थी, डिक्लाइनिंग थी। फॉर एग्जांपल अगर 5 से स्टार्ट हुई है तो 5, 4, 3, 2 ऐसे डिक्लाइनिंग होती है स्लोप। और स्लोप के आगे हम माइनस का साइन लगा सकते हैं बिकॉज गुड वाई और गुड एक्स में नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक गुड की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी है तो दूसरे गुड की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी बिकॉज मनी इनकम इज फिक्स्ड एंड द प्राइसेस आर ऑल्सो फिक्स्ड। सो इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व की स्लोप हमने कैसी पढ़ी थी कि डिमिनिशिंग है। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज मोर नेगेटिव एट सच पॉइंट्स। मोर नेगेटिव कहाँ पर? जहाँ पर कर्व ज़्यादा स्टीप है। ऊपर की ओर कर्व ज़्यादा स्टीप है, जैसे जैसे नीचे की ओर हम आते हैं कर्व जो है वो फ्लैट होता जाता है। तो जहाँ पर हमारा कर्व ज़्यादा स्टीप है वहाँ पर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है? हाई है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज हायर एट पॉइंट्स वेयर द इंडिफरेंस कर्व इज स्टीपर। जहाँ पर ये स्टीपर है ऊपर पे
वहां पर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन काफी हाई होगा। और स्लोप के बारे में बोले तो हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिकली कि इन पॉइंट्स पे स्लोप जो है वो ज्यादा नेगेटिव होती है। फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, डिक्लाइन करता जाता है। इसी वजह से जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व की वो डिमिनिशिंग होती है। सो ले दे के बातें वही हैं, लेकिन कहने के तरीके जो हैं वो बदल जाते हैं। और एमसीक्यूज में किसी भी तरीके से स्टेटमेंट को आपके सामने प्रेजेंट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हर पॉसिबल तरीके की स्टेटमेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व की इक्वेशन क्या होगी। दैट वुड बी u x y इज इक्वल टू c। सो u मीन्स यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर कंज्यूमर गुड x और गुड y दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर की जो टोटल यूटिलिटी है दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड x कंज्यूम्ड एंड क्वांटिटी ऑफ गुड y कंज्यूम्ड। सो टोटल यूटिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन गुड x एंड गुड y, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी क्या होगी, एक कांस्टेंट नंबर, इट इज इक्वल टू सी। इक्वल टू सी लिखते हैं मतलब अ कांस्टेंट नंबर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डेरिवेशन करेंगे। देखते ही थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो डोंट वरी, पहले मैं आपको बेसिक समझाती हूँ। देखो, एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव, एक होता है टोटल डेरिवेटिव, और एक वर्ड जिन लोगों के पास 11th-12th में मैथमेटिक्स जिन्होंने ली होगी उनको पता होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सो एक वर्ड होता है डिफरेंशिएशन। ये क्या है पहले तो ये समझो, क्योंकि ये आगे काम आएगा। डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट्स आगे काम आएंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे, जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगी। तो देखिए क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव या सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव शब्द ले लो। डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या दिखाते हैं, डेरिवेटिव से हमें पता चलता है रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू अनदर वेरिएबल। सो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डेरिवेटिव शब्द की बात करूं, सो डेरिवेटिव हमको दिखाते हैं रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल, ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। सो एक तरीके से देखा जाए तो डेरिवेटिव से यानी कि हमें किस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट का पता चलेगा, स्लोप का। स्लोप के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, स्लोप के फॉर्मूलाज भी तो यही होते हैं, चेंज इन वन वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो यानी कि जब हम किसी भी चीज का मैथमेटिकल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें इकोनॉमिक्स में एक्चुअली किस चीज का पता चल रहा है, हमें स्लोप का पता चल रहा है। सो डेरिवेटिव बताते हैं रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, यानी कि ये हमें स्लोप बताते हैं। तो किसी भी डायग्राम की अगर स्लोप निकालनी है तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। फिर है पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव। अब इसमें क्या डिफरेंस है, कई बार क्या होता है कि एक फैक्टर जो है या एक चीज जो है वो दो तीन फैक्टर से या दो तीन वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी का ही एग्जांपल ले लो। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। भाई जो टोटल यूटिलिटी है कंज्यूमर की, अगर वो दो गुड कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई, तो यूटिलिटी इन दोनों गुड्स पे डिपेंडेंट होगी, गुड एक्स पे भी और गुड वाई पे भी। तो यहां पर यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई बोथ। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का मतलब ये हुआ कि जब हम ये निकालें कि गुड एक्स में चेंज के कारण कंज्यूमर की यूटिलिटी कितनी चेंज हुई है, तब हम वाई को कांस्टेंट रखें। और जब हम ये निकालें कि गुड वाई में चेंज होने के कारण कंज्यूमर की यूटिलिटी में कितना चेंज आया, तब हम गुड एक्स को कांस्टेंट रखें, वेरिएबल एक्स को कांस्टेंट रखें। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है जब बहुत सारे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यू विल कंसिडर ओनली वन वेरिएबल। आप सिर्फ एक वेरिएबल का इंपैक्ट देखोगे और बाकी सबको क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। और ये जो है ये इसका साइन होता है, ये जो ऐसे बना हुआ है दिस, ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बहुत सारे नेम्स हैं, कर्ली डी, स्वर्ली डी, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये कहीं ना कहीं डी ही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये डी हो जाएगा लगभग। तो इसको कर्ली डी, स्वर्ली डी वगैरह सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे डेल। इसको डेल भी बोलते हैं। सो कर्ली डी, स्वर्ली डी बोलने से अच्छा है कि हम इसको डेल बोलेंगे। सो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव।
टोटल डेरिवेटिव का मतलब है व्हेन यू आर अलाउइंग ऑल द वेरिएबल्स टू चेंज एट वंस। टोटल डेरिवेटिव निकालने का मतलब है कि आप सारे वेरिएबल्स का इम्पैक्ट एक साथ निकाल रहे हो। आप एक वेरिएबल का इम्पैक्ट देखते टाइम बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के नहीं चल रहे हो। फॉर एग्जांपल गुड एक्स और गुड वाई है, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो एक टाइम पे आप सिर्फ इतना निकालोगे कि गुड एक्स की क्वांटिटी चेंज होने के कारण यूटिलिटी कितनी चेंज हुई है और वाई को कांस्टेंट रख दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप टोटल डेरिवेटिव निकालोगे तो आप क्या करोगे कि आप गुड एक्स की क्वांटिटी टोटल डेरिवेटिव निकालोगे तो आप ये मानोगे कि गुड एक्स की क्वांटिटी गुड वाई की क्वांटिटी दोनों जो है साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है और दोनों का इम्पैक्ट एक साथ आप निकालोगे कि टोटल यूटिलिटी पर कितना पड़ रहा है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे डी। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डी। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अभी तो हम इंडिफरेंस कर्व की स्लोप निकाल रहे हैं, आगे हम आइसोक्वांट वगैरह की स्लोप भी निकालेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वांट्स, ये सब जो कंसेप्ट्स है इकोनॉमिक्स में, जब हम इसमें स्लोप निकालते हैं तो यूजुअली हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम एक टाइम पे एक ही फैक्टर या एक ही वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे पे देखना पसंद करते हैं, बाकी को कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस। आप कौन सी मैथमेटिकल टेक्निक लगा के डेरिवेटिव निकाल रहे हैं? सो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं। सो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट थोड़े आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब आते हैं इस बात पर कि हम किस तरीके से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। टोटल डिफरेंशिएशन का या टोटल डेरिवेटिव कह लीजिए, उसका जब यूज आएगा तब सिखाऊंगी, अभी पार्शियल वाला समझो। सो लेट्स से हमारा फंक्शन है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब टोटल यूटिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई। अब हमें जो है ये पता करना है कि गुड एक्स और गुड वाई में चेंज होने के कारण टोटल यूटिलिटी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सो याद रखना, गुड एक्स की क्वांटिटी और गुड वाई की क्वांटिटी अगर चेंज होती है तो टोटल यूटिलिटी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और ये भी समझ लो इससे हमें इंडिफरेंस कर्व की स्लोप कैसे मिल रही है। इंडिफरेंस कर्व का क्या लेना देना हुआ, तो ये देखो, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इस पे आपने ये ए पॉइंट प्लॉट किया और ये बी पॉइंट प्लॉट किया। जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहे हैं तो गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और गुड वाई की क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यानी कि गुड एक्स की क्वांटिटी भी बदल रही है, गुड वाई की क्वांटिटी भी बदल रही है। तो हम ये एनालाइज करेंगे कि गुड एक्स और गुड वाई की क्वांटिटी बदलने पर टोटल यूटिलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। सो यहाँ पर तो डी लिखा है। यहाँ पर क्यों डी लिखा है? क्योंकि हम टोटल यूटिलिटी पर टोटल कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो देख रहे हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट कितना पड़ा है। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होगा, एक्स और वाई। तो एक टाइम पे हम एक ही फैक्टर का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, ये है डेल, मतलब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सो डेल यू ब्रैकेट में एक्स एंड वाई, ये जो ब्रैकेट में एक्स एंड वाई लिखा है ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, ये सिर्फ यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करने के लिए लिखा है दैट यूटिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू गुड्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स। सो डी जो है वो चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है, डी लेटर। तो इसका मतलब है गुड एक्स की क्वांटिटी चेंज हो रही है। सो गुड एक्स की क्वांटिटी चेंज होने पर टोटल यूटिलिटी पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। सो दिस इज यूटिलिटी, डेल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल एक्स, मतलब गुड एक्स की क्वांटिटी चेंज होने पर यूटिलिटी में कितना चेंज आया है इनटू जितना चेंज जो है क्वांटिटी में आया है गुड एक्स की। वाई को कांस्टेंट रखा हमने, यहाँ पर वाई से कोई लेना देना नहीं है। फिर प्लस, अब हम जो है एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, वाई का केस देखेंगे। सो चेंज इन यूटिलिटी डिवाइडेड बाय दिस चेंज इन वाई, यानी कि गुड वाई की क्वांटिटी चेंज होने पर, ठीक है, यूटिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सो दिस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई, ठीक है। सो मैंने बोला था पार्शियल डेरिवेटिव्स हमको क्या बताते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल इन रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। सो रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन वाई इनटू डी वाई, यानी कि गुड वाई की क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है।
और ये जो चीज़ है, ये जो पूरा डिविजन वाला है, दिस थिंग, ये हमें शो करती है कि कितना चेंज आया है टोटल यूटिलिटी में। सो गुड वाई की क्वांटिटी चेंज होने पर जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कितना चेंज आया है, ये हमें शो कर रहा है कि गुड एक्स की क्वांटिटी चेंज होने पर टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, इनटू डी एक्स यानी कि गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है, इनटू डी वाई यानी कि गुड वाई की कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है। जब वाई वाले का एनालिसिस कर रहे हो तो एक्स को कांस्टेंट रखोगे, एक्स वाले का एनालिसिस कर रहे हो तो वाई को कांस्टेंट रखोगे। यहाँ पर ब्रैकेट में जो एक्स और वाई लिखा है इसको लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, क्योंकि वो उसका कोई यूज नहीं है कैलकुलेशन में, वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूटिलिटी एक्स और वाई दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। तो आगे हमने सेम चीज लिखी है, बस ब्रैकेट में से एक्स और वाई हटा दिया, ठीक है। सो ये एक्स फैक्टर के चेंज का इम्पैक्ट देख रहा है टोटल यूटिलिटी पे, और ये वाई फैक्टर के चेंज का इम्पैक्ट देख रहा है टोटल यूटिलिटी पे। अच्छा, फिर जो है इसको जीरो क्यों लिख दिया इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज तो ऐसे के ऐसे हमने इधर कॉपी कर ली, दिस थिंग एज इट इज कॉपीड डाउन। यहाँ जीरो क्यों लिखा, जीरो इसलिए लिखा क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही है। इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या है, सेम है, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सेम है, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है, ठीक है, उन सब से उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है। तो चाहे आदमी ए पॉइंट पे हो चाहे बी पॉइंट पे हो, उसका यूटिलिटी लेवल तो सेम है। यानी कि अगर कंज्यूमर बी का कंजम्पशन, सॉरी गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता है और गुड वाई का कंजम्पशन कम भी करता है तो भी उसकी यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, जीरो। और ये चीज हमने ऐसे के ऐसे यहाँ कॉपी कर दी। अब जो है एक चीज को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आओ तो वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। सो हम जो है इसको x वाले को इधर की ओर ले आए तो ये सिंपली माइनस में हो गया, बाकी एज इट इज कॉपी कर दिया। अब हम सिंपल इक्वेशन के जैसे ही सॉल्व करेंगे। फिर देखिए अब हमें क्या करना है, ये dy था और ये dx था, ठीक है। सो dy डिवाइडेड बाय dx, dx को इधर ले आए डिनोमिनेटर में, तो dy डिवाइडेड बाय dx, और इसको इधर ले आए हो तो ये वाला इधर आएगा। सो माइनस पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये पूरा डिवाइड होगा इससे, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई, ठीक है। ये चीज पूरा इधर आ जाएगी डिनोमिनेटर में, ये इसके नीचे आ जाएगी और ये इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए ये जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होता है और ये जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होता है। क्यों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ इतना ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि गुड एक्स की क्वांटिटी में चेंज होने के कारण टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा याद करना, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था। मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था मार्जिनल यूटिलिटी का। सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, दो फॉर्मूलाज पढ़ाए थे जिसमें से याद करना एक फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, तो ये क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है। ऐसे ही चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड वाई, ठीक है, तो ये क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई है। आगे आप माइनस का साइन लगाएंगे, ये माइनस का साइन यहीं से लगता हुआ आएगा, ठीक है। सो यानी कि ये आ गई हमारी इंडिफरेंस कर्व की स्लोप। पहले भी स्लोप हम यही स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हमने बस क्या किया है, अब हमने इसी चीज को मैथमेटिकली डिराइव करके देखा है। अदरवाइज नॉर्मली भी हम लोगों को पता है कि भाई इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या शो करती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शो करती है ना। और जब सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक की यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, दूसरे की यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमें अपनी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगी। एक चीज मैं और दिखाऊंगी, आई एम डिलीटिंग ऑल दिस। अब मैं आपको एक दूसरा और बहुत ही आसान तरीका भी दिखाऊंगी इसका। ये तो देखो प्रॉपर मैथमेटिकल डेरिवेशन है, और ये मैंने क्यों करके दिखाया ये भी मैं बता दूं। ये इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से निकाल रहे थे, इस फॉर्मूला से निकाल रहे थे, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ऐसे निकाल रहे थे। और फिर एक तरफ मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करती है। जब गुड एक्स और गुड वाई के बीच में सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूटिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। टोटल यूटिलिटी तो कांस्टेंट रहती है इंडिफरेंस कर्व पे, लेकिन जब आप गुड एक्स का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगी, यूटिलिटी इंक्रीज होगी। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और गुड वाई का कंजम्पशन कम करते जाओगे तो इससे मिलने वाली ऑब्वियस सी बात है यूटिलिटी
थोड़ी कम होगी। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेड ऑफ हो रहा है बिटवीन द यूटिलिटीज। लेकिन हाँ, जब हम गुड एक्स का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर लेंगे तब गुड एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसीलिए हम गुड एक्स को कम प्रेफर करेंगे और इसीलिए हम गुड वाई का फिर कम से कम सैक्रिफाइस करेंगे। बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आप लोगों के माइंड में होगा वो ये होगा, जब फॉर्मूला में चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स है स्लोप के फॉर्मूला में, तो फिर ये चीज कैसे आई? ये देखो, ये ऐसे डिराइव हुई, ये चीज और ये चीज ये सेम है। dy अपॉन dx लिखना यानी कि टोटल डिफरेंशियल लिखना, या चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x लिखना, ये एक ही बात है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप क्वांटिटी दिखा रहे हो कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x, जबकि इस साइड पे आप क्या दिखा रहे हो, इस साइड पे आप मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहे हो। तो कभी गड़बड़ ये नहीं करना कि इधर चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x है तो इधर भी MUy ऊपर आएगा, नहीं, ये गलत होगा। मैं एक और आसान तरीके से अब आपको ये डिराइव करके दिखाती हूँ। तो स्लोप का बेसिक फॉर्मूला तो हम लोगों को पता चल गया स्टार्टिंग से ही, यही है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने आपको जो है फॉर्मूला पढ़ाया था। सो मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी गुड की हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर नहीं याद आ रहा है ये फॉर्मूला तो लास्ट लेक्चर देखना, उसमें निकालना सिखाया था। सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यही फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, अब इसको जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो चेंज इन क्वांटिटी इधर आ गई और ये हो गया चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गया। स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x, याद रखना क्वांटिटी का चेंज ले रहे हैं हम लोग। सो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी का फॉर्मूला आ गया चेंज इन क्वांटिटी का। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y, क्योंकि क्वांटिटी y गुड की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी किसकी, y की लिखेंगे। दिस होल डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x, तो अगेन क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगा दो कि क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे रहेगा। सो MUx डिवाइडेड बाय MUy, ये आ गया अपना फॉर्मूला। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू शो दिस। भाई मैथमेटिकली और टेक्निकली तो ये सही तरीका है, बट आप लोगों को समझाने के लिए ये बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है कि क्यों जो है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x जो है, यानी कि जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व की, दैट इज इक्वल टू MUx डिवाइडेड बाय MUy। ये मत सोच लेना कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y ऊपर है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी y की ही ऊपर होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्वांटिटी की बात करी गई है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, गुड y की क्वांटिटी कम कर रहे हो, गुड x की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। जब आप गुड x की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं टोटल यूटिलिटी में, ठीक है, उसका हिस्सा ज्यादा होगा। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y। बट दैट डज नॉट मीन कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा। जब गुड x का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वैसे वैसे गुड y का सैक्रिफाइस जो कंज्यूमर करेगा वो कम से कम करेगा। सो इस तरीके से भी डिराइव किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। डेरिवेशन ऑब्वियस सी बात है, आने नहीं वाला तुम लोगों के एग्जाम में डेरिवेशन नहीं, बस स्लोप याद रखना। या तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x लिख सकते हो, या dy बाय dx लिख सकते हो, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y लिखना है। और क्यों गुड x ही ऊपर लिखना है भाई, याद रखना। सबसे पहले समझो, क्या इंडिफरेंस कर्व की कोई और शेप हो सकती है? नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा कि जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप कम कर रहे हो, जिसका सैक्रिफाइस कर रहे हो, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, उसी को वाई एक्सिस पे दिखाना। अगर उल्टा किया तो शेप बदल जाएगी, वो गलत होगा। सो जिस चीज़ को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको हमेशा वाई एक्सिस पे दिखाओ, और जिसमें गेन हो रहा है, जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, पहली बात तो उसी को आप एक्स एक्सिस पे दिखाइए, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला में हमेशा MUx डिवाइडेड बाय MUy आएगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप जो है x एक्सिस पर दिखाओगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर आएगी, और जो भी प्रोडक्ट आप y एक्सिस पर दिखाएंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नीचे डिनोमिनेटर में आएगी। ये चीज़ याद रखना। और हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी कोई और शेप नहीं हो सकती, ना वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ना वो कॉन्केव हो सकता है। कॉन्केव होने का मतलब क्या होगा कि स्लोप इंक्रीजिंग हो,
स्लोप इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या होगा कि हर बार सैक्रिफाइस बढ़ता चला जाए, तो ये तो जो है गलत हो जाएगा, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगा, कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस का कंसेप्ट फेल हो जाएगा उस केस में। भाई जब कंज्यूमर के पास एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो वाई उसके लिए कम से कम सैक्रिफाइस करना चाहेगा। अगर ये कॉन्केव बनेगा तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपके पास जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होती जा रही है, वाई की क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो आप वाई का सैक्रिफाइस ज़्यादा से ज़्यादा करना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए शेप याद रखना हमेशा जो है कॉन्वेक्स ही रहेगी, बट ये शेप तभी बनेगी जब आप वाई एक्सिस पे उस प्रोडक्ट को शो करें जिसकी क्वांटिटी डिक्लाइन हो रही है और एक्स एक्सिस पे उस प्रोडक्ट को शो करें जिसकी क्वांटिटी में गेन हो रहा है। अब बात करते हैं बजट लाइन की। हालांकि बजट लाइन की भी स्लोप हम लोग डिराइव कर चुके हैं, बट इक्वेशन के थ्रू देखो कैसे करेंगे। प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू बजट। भाई बजट लाइन क्या शो करती है? टोटल मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये है टोटल मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और पूरा का पूरा पैसा वो दो गुड्स एक्स और वाई पे खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो एक्स और वाई को वो जितना जितना खरीद रहा है उसको उनके प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर गुड एक्स पे हुआ और कितना एक्सपेंडिचर गुड वाई पे हुआ। दोनों को ज्वाइन करो तो कंज्यूमर की टोटल मनी इनकम आ जाएगी। अब हमें जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरी इक्वेशन है हम इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? क्यू से डिवाइड कर देते हैं। सो पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू हो गया पी बाई क्यू एक्स, क्यू वाई डिवाइडेड बाई क्यू हो गया, क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वाई बचा, और ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई क्यू। फिर ये जो है सिर्फ रीअरेंज करेंगे हम इक्वेशन को, ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू बी बाई क्यू, और ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस पी बाई क्यू एक्स। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? ये इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती है इस प्रकार की, जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की इक्वेशन बन गई, और उसमें ये वाला जो फैक्टर होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है x के आगे जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है माइनस पी बाई क्यू, ये जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस तरीके से भी बजट लाइन की स्लोप को डिराइव किया जा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप पूछो क्यों भाई यहाँ पे Q से क्यों डिराइव किया? सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना चाहते थे, इसीलिए हमने अपनी इक्वेशन को जो है पूरा का पूरा Q से डिवाइड कर दिया था। और जब आप कोई इक्वेशन लिखते हो तो अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, ऐसा हम लोग ईजिली कर सकते हैं। सो ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ द बजट लाइन माइनस पी बाई क्यू। फिर देखिए, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, बजट लाइन को प्राइस लाइन बोलते हैं, तो वो सिंपली क्या दिखाती है? प्राइस रेशियो दिखाती है दोनों प्रोडक्ट्स का। ठीक है, सो प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई, इस तरीके से होता है हमारी प्राइस लाइन का फॉर्मूला, यानी कि हमारी बजट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो गुड एक्स के प्राइस को क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? पी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और गुड वाई के प्राइस को हम क्यू लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसीलिए यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स पी, तो ये देखो पी ऊपर आया, और प्राइस ऑफ गुड वाई क्यू माना था हमने, तो इसीलिए जो है क्यू नीचे आया, प्राइस ऑफ गुड वाई नीचे आएगा। सो इट वुड बी पी बाय क्यू, और आगे जो है सिंपली माइनस का साइन लगेगा। माइनस का साइन क्यों लगेगा? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है, मनी इनकम फिक्स्ड है, प्राइसेस फिक्स्ड है, तो अगर आप एक प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तो दूसरे की कम क्वांटिटी खरीद पाओगे। सो नेगेटिव रिलेशन के कारण माइनस साइन लगेगा। सो याद रखना एक्स और वाई क्या है? गुड्स, बी क्या है? बजट या मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और पी और क्यू को प्राइस माना गया। पी है गुड एक्स का प्राइस, क्यू है गुड वाई का प्राइस। ठीक है, नॉर्मली भी हमारी प्राइस लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई। तो यहाँ पर देख लो, गुड एक्स का प्राइस पी है तो वो ऊपर आया, और गुड वाई का प्राइस क्यू है तो वो अपने आप ही नीचे आ गया, यानी कि ये इक्वेशन जो फॉर्म हुई है ये सही फॉर्म हुई है। सो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को रीअरेंज करके हम इस फॉर्मेट में लाना चाहते थे ताकि हम स्लोप का पता लगा सके। फिर देखिए ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर बजट लाइन जो है और इंडिफरेंस कर्व जो है वो मीट करते हैं, या कह लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन के
टेंजेंट होता है, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और इस पॉइंट पे बजट लाइन की और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इसको जो है सिंपली क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। सो एम यू एक्स के नीचे इधर पी आ गया और एम यू वाई के नीचे जो है क्यू आ गया। इसको मैं ऐसे लिख के दिखाऊं सब ज़्यादा क्लैरिटी होगी। पी बाई क्यू इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। ये एम यू एक्स जो है इसके नीचे पी आ जाएगा इधर, और ये एम यू वाई ऊपर की ओर चला जाएगा। बस इतना किया है हमने, एम यू वाई ऊपर चला गया। सो एम यू वाई डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी। और यही हमारा जो है कार्डिनल अप्रोच के थ्रू भी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकला था उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पी और क्या है, प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है। सो अब हम इसको और किस तरीके से रीड कर सकते हैं, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी फॉर एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी फॉर वाई। मतलब क्या हुआ इसका कि गुड एक्स से, ठीक है, गुड एक्स पे आप जितने रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, पैसे की जो वर्थ मिल रही है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अकॉर्डिंग टू द रुपी स्पेंट ऑन इट। आप जो है दोनों प्रोडक्ट्स पे जितना जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है एज पर द मनी स्पेंड, दैट इज इक्वल। सो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, पर रुपी फॉर एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी फॉर वाई। आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो इक्वल है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रोडक्ट पे आप सेम पैसा खर्च कर रहे हैं। हो सकता है एक प्रोडक्ट पे आप 5 रुपये खर्च कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट पे आप 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिस पे 5 रुपये खर्च कर रहे हैं उसमें आपको 5 रुपये के अकॉर्डिंग जो है यूटिलिटी मिल रही है, जिस पे 10 रुपये खर्च कर रहे हैं उस पर 10 रुपये खर्च करने के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिल रहा है। सो पर रुपी आपको जो बेनिफिट मिल रहा है दोनों प्रोडक्ट से वो इक्वल है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के एडिशनल कंसेप्ट्स भी ओवर। थैंक यू।